हेलो फ्रेंड्स 2023 का सेट 7 जो ये ईबी सेट है इसमें मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। तो पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर के ये यहाँ 20 और फिर ये 1 नंबर, ठीक है, खंड बा का 1 नंबर, इसको 21 मान के हमने ये 1 नंबर पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में ये खंड बा का यहाँ 2 नंबर से लगाएंगे, ठीक है, 2 नंबर से लगाएंगे और ये इसमें आज मैं पूरा इसको कंप्लीट करूंगी। ओके, तो जो ये 2 नंबर है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो 5 खंडों को हल करना है, इसमें 6 है। तो जो पहला है क्या है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या आना है, उसकी प्रायिकता क्या है, तो पहला है दोनों पासों पर एक ही अंक, मतलब दोनों पासों पर एक ही अंक आए, इसकी प्रायिकता। दूसरा है दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। तो चलिए लगाते हैं इसको। लिखेंगे कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तब संभावित परिणामों की संख्या, भाई संभावित परिणामों की जो संख्या होगी वो 6 गुणे 6 बराबर 36 होगी। ठीक है, 6 गुणे 6 बराबर 36 होगी। अच्छा, ये 36 आती कैसे है भाई, कुछ लोग को तो ये पता है कि 36 ये आ जाती है जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 36 परिणाम आते हैं, लेकिन 36 परिणाम आते कैसे हैं वो देखिए। अब मान लीजिए कोई दो पासे हैं, समझिए दो पासे हैं, ठीक है, मान लीजिए पहला पासा ये है आपका, दूसरा पासा ये है आपका। तो इस पर भी तो 6 अंक लिखे हुए हैं, इस पासे पर भी तो 6 अंक लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इस वाले पासे पर भी 6 अंक लिखे हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, इस पर भी तो 6 अंक लिखे हैं, 6 अंक लिखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर इस वाले पासे पर एक आया हो, ठीक है, हो सकता है इस वाले पासे पर भी एक आया हो। दोबारा हम ये कह सकते हैं इस वाले पासे पर अगर एक आया हो सकता है इस वाले पासे पर दो आया हो, यानी कि एक के साथ एक हो, या फिर एक के साथ दो हो, या फिर एक के साथ तीन भी तो आ सकता है, या फिर एक के साथ चार भी आ सकता है, या फिर इसी एक के साथ पांच आया हो, या फिर एक इसमें आया हो और इसमें 6 आया हो। तो ये जो है ये संभावित परिणाम बनते चले जाएंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये और ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये हम बना रहे हैं ये बनाना पड़ता है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर में है या 6 नंबर में है, तो ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये आपको बना के दिखाना है वहां पर। ठीक है, ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, कॉलम छोटा है शायद अभी ये, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 1 2 3 4, अब यहाँ 4 ही हैं, 2 के लिए और जगह बनाते हैं इसमें। ये स्केल से बनाइए तो अच्छा रहेगा, मैंने ऐसे ही हाथ से बना दिया है, आप इसको स्केल से बनाइएगा, बढ़िया अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया था, इस एक के साथ एक आया तो हो सकता है इस एक के साथ एक आया हो सकता है इस एक के साथ दो आया तो एक के साथ दो हो सकता है इस एक के साथ तीन आया तो बस ऐसे ही इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ एक के साथ हो सकता है ये 4 हो, फिर एक के साथ हो सकता है 5 हो, फिर एक के साथ हो सकता है ये 6 आया हो। अब एक के साथ तो हो गए, अब ऐसे ही दो के साथ हो सकता है कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि दो के साथ ये एक आ सकता है, फिर दो के साथ ये दो भी तो आ सकता है, दो के साथ दो, फिर ये दो के साथ तीन भी तो आ सकता है। अब इसी प्रकार दो के साथ चार भी तो आ सकता है, यानी पहले पासे पर दो रहा हो और दूसरे पासे पर चार रहा हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब इसी प्रकार तीन का बना लेंगे कि तीन के साथ एक रहा होगा, तीन के साथ दो रहा होगा, और तीन के साथ तीन रहा होगा, फिर तीन के साथ चार रहा होगा, तीन के साथ फिर पांच रहा होगा, और तीन के साथ छह रहा होगा। इसी प्रकार चार तो हो सकता है इसमें चार आया हो, इसमें एक आया हो। ठीक है, चार के साथ एक, फिर चार के साथ दो, चार के साथ तीन, और चार के साथ चार, चार के साथ पाँच, चार के साथ क्या, छः। ठीक है, फिर पाँच के साथ एक, पाँच के साथ दो, पाँच के साथ तीन, पाँच के साथ चार, पाँच के साथ पाँच, फिर पाँच के साथ छः। ठीक है, फिर छः के साथ एक, यानी इस पर तो इस वाले पासे पर छः रहा होगा और इस वाले पासे पर एक, फिर इस पर छः, इस पर दो। तो ये संभावित जो परिणाम है, ठीक है, ये आपको लिख के दिखाने हैं पेपर में। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो, अगर छोटा आता है 2 नंबर का तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या कितना 36, और आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब 6 के साथ ये 6, तो ये इतना तो हमने लिख लिया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी संभावित परिणामों की संख्या 36। अब ये 36 के 36 परिणाम बन गए भाई, 6 6 12 6 18 24 30 और ये 36। ठीक है, 36 परिणाम बना लिए हमने। अब जो पहली कंडीशन थी, ठीक है, पहली कंडीशन के अनुसार क्या कहा था, इसमें देखिए कि दोनों पासों पर एक ही अंक, ठीक है, क्या बोला है कि दोनों पासों पर एक ही अंक। तो दोनों क्या लिखेंगे इसमें, दोनों पासों पर एक ही अंक आने के अनुकूल परिणाम,
ठीक है, दोनों पासों पर एक ही अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें क्या है? अच्छा, दोनों पासों पर एक ही अंक कहाँ-कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहा है सेम अंक, यहाँ पर भी सेम अंक है, यहाँ पर भी सेम अंक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगह पर अंक सेम है दोनों पासों पर, ठीक है? इसके अलावा कहीं पर भी आप देखेंगे तो अंक सेम नहीं है। यहाँ 1, 2 है, यहाँ 1, 3 है, यहाँ 2, 3 है, यहाँ 3, 4 है, यहाँ 6, 3 है। मतलब हमें सिर्फ सेम अंक लेना है, एक जैसा अंक हो, तो वो सिर्फ 6 जगह पर है। तो अनुकूल परिणाम कितने? 6 हो गए, ठीक है? यहाँ 6 लिख देंगे। अब जो पहला सवाल था उसको कैसे करेंगे कि दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या लिखेंगे कि दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता। तो कैसे लिखेंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक। तो अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम, ठीक है, सभी संभावित परिणाम 36 थे, तो यहाँ पर कुल परिणाम में कितना लिखेंगे? 36 लिखेंगे। अब इसको 6 एकम 6, 6 36, 6 बार में कट हो गया, तो 1/6। तो जो पहला सवाल का जो आंसर आया, यानी कि फर्स्ट वाले का, कि दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, ठीक। अब जो सेकंड है, सेकंड में क्या था कि दोनों पासों पर एक ही अंक न आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि दोनों पासों पर एक ही अंक न आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। अच्छा, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे में क्या? कुल परिणाम, या सभी संभावित परिणाम, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम, अब यहाँ देखिए कि दोनों पासों पर एक ही अंक ना आया हो, ऐसा कितनी जगह हुआ है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगह तो एक ही अंक आया है। इसमें टोटल 36 थे, तो 36 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना? 30 ही तो बचेगा। इसका मतलब 30 जगह पर, ठीक है, 30 जगह पर, भाई ये 6 जगह छोड़ दे, तो 30 जगह पर ऐसी कंडीशन आई होगी जब एक ही जैसा अंक नहीं आया है। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने हो गए? 30, और कुल परिणाम कितने? 36। इसको 6 से कट कर देंगे, 6 पंचे 30 और 6 छक्के 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी को एक तरीके से और निकाल सकते हैं। भाई यहाँ दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता 1/6 थी, तो अब यहाँ ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं कि दोनों, ठीक है, इसी को सेकंड तरीके से या तो आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें, कोई एक ही करना है, ठीक है। तो दोनों पासों पर एक ही अंक न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ आने की प्रायिकता थी और यहाँ ना आने की प्रायिकता है। तो जो ये आंसर आया था हमारा, ये 1 में से घटा देंगे, तो 1 - 1/6। यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 5/6। देखिए सेम आंसर आ गया हमारा। तो चाहे आप इस तरह से कर लें, चाहे आप इस तरह से कर लें, दोनों आंसर ही सही है, ठीक है। तो एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब आंसर दोनों ना एक पास लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता क्या थी? 1/6 थी। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पासों पर एक ही अंक न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, तो ये क्या थी? 5/6। तो बस दोनों आंसर एक साथ लास्ट में लिख देना और आंसर को ऐसे यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट। अब इसका ये खा नंबर है, ठीक है, 2 का ये खा नंबर है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएँ, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ना मैंने आपको कई बार सॉल्व कराए हैं और इस तरह मैंने आपको बताया है कि ये इकाई और दहाई से सॉल्व होते हैं, ठीक है, इकाई और दहाई से सॉल्व होते हैं। और इसमें 2-3 लाइनें जो ऊपर की होती है ना, वो कंपल्सरी वो आपको लिखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? माना इकाई का अंक, नहीं, पहले दहाई लिखते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक बराबर y, ठीक है, ये मान लेंगे। फिर बनी संख्या, ये भी लिखना है हमें, बनी संख्या। तो बनी संख्या क्या? 10x + y, इतना तो लिखना कंपलसरी है ही है। या फिर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं कि अंक उलटने से, अंक उलटने से या पलटने से, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अंक पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या, जब अंक पलटेंगे तब संख्या क्या बनेगी? ये y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, यानी कि 10y + x। तो ये 4 लाइनें तो लिखना कंपलसरी है जब भी आप इस तरह का सवाल लगाएंगे तब, ठीक है। अब सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या लिखा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों का योग 9 है, तो यही तो हमारे अंक है, इनका योग 9 कर दो।
तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या x प्लस वाई बराबर कितना 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखा हुआ है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो संख्या के हमने अंक उलट दिए। ठीक है, अंक उलट दिए, कुछ ये इक्वेशन बनी हमारे पास। तो क्या लिखा है? तो नई संख्या, ठीक है, नई संख्या तो यही है। ठीक है, बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या मतलब ये, ठीक है, इससे 27 अधिक है, यानी कि इसमें 27 अधिक करना है। जिससे कहें उसी में करो। ठीक है, अगर कहें कि नई संख्या से 27 अधिक है तो नई संख्या में 27 अधिक करो। अगर कहें मूल संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या में 27 अधिक करो और दूसरी संख्या के बराबर कर दो। तो ये लिखेंगे इधर। ठीक है, और इस जो ये मूल संख्या ना, इसमें 27 अधिक करना है तो इसी में 27 अधिक कर देंगे ऐसे। और ये क्या लिख देंगे? पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार ये लिख दिया हमने पुनः प्रश्नानुसार। ये कुछ ऐसा बन रहा था। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। कैसे भाई? यहाँ 10y लिखा है, y भी यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, x यहीं रहने देंगे। जो 10x है इसको भी यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 27 को यहीं रहने देंगे। अब 10y से अगर हम y घटाते हैं तो 9y आ जाएगा। यहाँ 10 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो माइनस का 9x बचेगा, बराबर कितना है 27। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स और यहाँ क्या 27। तो फिर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 27 और ये जो 9 है ये अपॉन में चला जाएगा। तो 9 3 जा 27, तो y माइनस एक्स बराबर 3। इसको सही करके लिखें तो माइनस बाई एक्स के पास माइनस हो तो माइनस एक्स आगे हो जाएगा, प्लस का y बराबर 3। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो अब पहली समीकरण यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। भाई पहली समीकरण यही तो बनी थी प्रश्नानुसार, और जो दूसरी समीकरण हमारी हमने बनाई है वो ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? ये लिख लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको नॉर्मली हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या, ये 2y हो जाएगा और ये 6 9 और ये 3। ठीक है, 9 3 मिला के कितने हो जाएंगे 12। तो y बराबर 12 और ये 2 बटे में आ जाएगा, यहाँ 6 हो गया। तो y बराबर क्या 6, y की वैल्यू 6 आ रही है। अब हमें x का भी तो मान निकालना है, तो किसी एक समीकरण में मान रख लो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण दो से, और समीकरण 2 क्या है? y माइनस एक्स बराबर 3। समीकरण 2 तो यही है ना, y माइनस एक्स बराबर 3। तो y की जगह कितना रखना है? 6, यहाँ 6 लिखेंगे। माइनस एक्स बराबर 3, तो माइनस एक्स बराबर 3 और ये 6 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर यहाँ माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। भाई 6 में 3 गया, 3 ही तो बचेगा, माइनस का बचेगा। तो एक्स बराबर कितना? 3 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 6। लेकिन अभी सवाल यहाँ पर स्टॉप नहीं होना है। इन तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में जो ये बनी संख्या लिखा है ना, ये बनी संख्या जो लिखा है इसमें मान भी रखना है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे कि संख्या, या बनी नहीं लिखते हैं, सीधे संख्या लिखते हैं। बनी संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे संख्या लिखते हैं। तो संख्या बराबर क्या है? 10x प्लस वाई। ठीक, तो 10 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 3, और प्लस वाई, वाई का मान कितना 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 3 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36। तो चाहे एक बार 30 प्लस 6 लिख लो, उसके बाद यहाँ 36 दिखा दो। ये क्या हो जाएगा? संख्या। संख्या बराबर क्या? 36। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था इस सवाल को। अब ये दूसरे का गा नंबर है। 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रथम पूर्णांक का तो वर्ग कहा है, फिर दूसरे और तीसरे का गुणनफल कहा है, और जो प्रथम पूर्णांक का वर्ग होगा उसका और दूसरे और तीसरे का गुणनफल, ठीक है, उनका जो योगफल होगा वो 191 ये कहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक लेने हैं। तो लिखेंगे क्या कि माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और वो कौन कौन से हम लेते हैं? जब भी हमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक लेने की बात करेंगे तो x लेंगे, x प्लस 1 लेंगे और x प्लस 2 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गए 3 क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक, अब हमें क्या लेना है? अब बोला है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग। तो ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रथम पूर्णांक ये है। ठीक है, समझिए, प्रथम पूर्णांक ये, इसका वर्ग करेंगे। तो प्रथम पूर्णांक का तो हमने कर लिया वर्ग। ठीक, फिर क्या बोला है कि दूसरे और तीसरे, ठीक है, दूसरे और तीसरे के गुणनफल। तो दूसरे और तीसरे का करेंगे गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ ऐसे, ये हो गया दूसरे और तीसरे का गुणनफल। भाई प्रथम पूर्णांक का वर्ग दूसरे और तीसरे का हो गया गुणनफल। फिर बोला है जो गुणनफल है तो योगफल। ठीक है, कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग और दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल, दूसरे और तीसरे गुणनफल का योगफल, यानी कि इसका और इन दोनों का जो योगफल है, इस योगफल का मतलब यहाँ प्लस लगाएंगे, वो है 191। बस ये अगर आप बना लेंगे तो आप पूरा बाकी का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अब इनका ना गुणनफल दिखाएंगे, तो पहले एक्स की गुणा इन दोनों से करेंगे। तो एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर 1 का x से करेंगे 1x हो जाएगा, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 191 ऐसे ही लिखा रहेगा। दो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलाकर के क्या हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये 2x और ये 1x मिलाकर के 3x हो जाएंगे, प्लस 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। जो 191 है इसको यहाँ ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 191 इज इक्वल्स टू क्या 0। तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 3x। अब 191 है, उसमें से अगर हम 2 घटाते हैं
तो हमारा बचेगा क्या, माइनस का, अच्छा माइनस बचेगा, मैंने प्लस लगा दिया, तो यहाँ माइनस बचेगा कितना, 189 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसी समीकरण हमारे पास बन करके आ रही है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो एक तो सीधा विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 189 है, तो 2 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 189 से, फिर इनके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड ऐसे बनने चाहिए कि घटाने से कितना, 3 आ जाए। ठीक है, गुणनखंड ऐसे बनने चाहिए घटाने से 3 आ जाए। तो कोशिश कर सकते हैं, चलिए अब साइड में आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपको श्रीधराचार्य विधि नहीं लगानी है इन दैट केस। ठीक, तो 189 मल्टीप्लाई 2, अब मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो ये 189 से गुणनखंड करते हैं, तो 3 से ये कट हो रहा है, 6 18 और 3 3 9, 3 से कट हुआ था, 3 भी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 3 से कट हुआ था ना, 3 भी लिखेंगे। ये भी 3 से हो रहा है, जब इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 और लिखेंगे। ठीक, ये इसमें 7 और 3 लिख देंगे, 21 के गुणनखंड 7 और 3 लिख देंगे। ये कुछ ये गुणनखंड हमारे पास ये बन के आ रहे हैं। ठीक है, 2 तो ये चल ही रहा था, इसके गुणनखंड 63 और 3 हुए, फिर 63 के किए हमने तो 21 और 3 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 21 के 7 और 3 हो गए, और ये 3 3 तो ये चल ही रहा था। अब इससे ना कुछ ऐसा बनाना है कि घटाने से कितना 3 आ जाए, घटाने से 3 आ जाए। तो अगर हम ऐसे कहें कि 7 तियाँ 21, अगर हम इसको 21 मान लेते हैं, 7 तियाँ 21, तो फिर यहाँ 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 21 में अगर 18 घटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बन गया, बहुत जल्दी बन गया, बढ़िया। तो क्या लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना, 7 तियाँ 21, तो ये हो गया 21 भाई। ठीक है, ये हमने 21 बना लिया था, तो यहाँ हो गया 21, और ये 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 21 माइनस 18, 21 में 18 घटाने से 3 बन रहा है हमारा, बस यही बनाना था हमको। तो ये बराबर में क्या, यहाँ 0 लगा देंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस 21x, ये जो x है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 18x माइनस 189 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ना कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, x ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस का कितना 21 लिख देंगे। अब इन दोनों से ना माइनस लेंगे और 9 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से माइनस लेंगे और 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 9 दूनी 18, तो x बचेगा। अब जब माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, 9 का इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये और ये एक जैसा आ रहा है, तो ये अलग पोर्शन बन रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा इसको पहले एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर अब इसको भी तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या, x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 ये अलग चलेगा, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये अलग हो जाएगा। फिर 2x इज इक्वल टू माइनस 21, तो x इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 2, पर ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, हमें बोला था धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो हमें नहीं लेना है, कैसे भी नहीं लेना है। फिर अगला क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ क्या, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये संख्या हमको लेनी है, लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। आंसर कहाँ, 3 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जो हमने लिखे थे ना, वो एक बार पहले लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये लिखेंगे। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, और यहाँ 9 प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ 9 प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ 9, यहाँ 9 और 1 10 हो गए, और यहाँ 9 और 2 11 हो गए। ठीक, 9 10 और 11 ये 3 संख्याएं, ठीक है, जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थी, ये 3 संख्याएं आएंगी, बस यही आंसर हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अभीष्ट पूर्णांक, अभीष्ट पूर्णांक बराबर 9 10 और 11, ये आंसर। ठीक, अब ये इसका घ पाठ है, चित्र में यदि BD लंब है AC पर तथा CE लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि AEC जो ट्राइंगल AEC है वो समरूप है किसके, ADB के। ठीक है, और ये चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर जो ये BD है, ठीक है, जो BD है वो AC पर लंब है, और ये कह सकते हैं कि जो CE है वो AB पर लंब दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल 90, इसमें ये एंगल 90 डिग्री हमें दे रखा है पहले से। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, AEC ये वाला त्रिभुज, और ADB ये वाला त्रिभुज, दोनों कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। अच्छा, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि समरूप त्रिभुज हैं, सिद्ध हो भी जाएगा कैसे, जब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ एक एंगल तो हमें ये मिल जाएगा भाई, इस वाले में एक एंगल ये मिल रहा है, और इस वाले में एक एंगल ये मिल रहा है, दो एंगल तो 90 डिग्री के हैं। फिर एक उभयनिष्ठ एंगल है A, ठीक है, ये एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ एंगल है। तो जब ये उभयनिष्ठ एंगल है, हमको एक एंगल और मिला है, तो ए सिमिलैरिटी यानी एंगल एंगल समरूपता से ये सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं और जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे यहाँ साइड में। कुछ ऐसे चित्र बनना है ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार का चित्र है, ये D पॉइंट है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है,
और ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये ई पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये वाला है सी पॉइंट, ठीक। ये हमें चित्र पता है, इतना चित्र हमें दे रखा है। अब यहाँ पर एक एफ पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एफ पॉइंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें जो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ए ई सी में, ठीक है, ट्राइंगल ए ई सी में जो सी ई है वो लंब है, ठीक है, ए बी पर। भाई जो ए ई सी, अब देखिए ए ई सी, ये ए ई सी है, इसमें जो ये सी ई है ये ए बी पर लंब है, तो वही तो हमने लिखा है कि ए ई सी में सी ई जो है वो ए बी पर लंब है और ये हमको दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल ई है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल यहाँ कह लें या फिर यहाँ कह लें, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमको पता है, इतना लिखेंगे। अब दूसरा भी जो ट्राइंगल है उसमें भी लिखेंगे कि ट्राइंगल ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें क्या है, जो ये बी डी है वो ए सी पर लंब है, तो बस वही चीज लिखना है कि जो ये बी डी है वो किस पर लंब है, इस ए सी पर लंब है, तो ये भी लिख दिया। फिर अब इसमें कौन सा एंगल, ये जो एंगल डी एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो कह सकते हैं कि एंगल जो डी है वो 90 डिग्री है, ये हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, हमें सिद्ध जो करना है वो भी तो लिखेंगे भाई, ये तो दे रखा है, हमें सिद्ध करना है, तो क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी किसके समरूप होना चाहिए, एंगल ए ई सी, या फिर ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें, वो एक ही बात है। तो अब यहाँ से हल, तो हल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किस किस ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल ए डी बी में, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में लेंगे, क्योंकि जब यही हमें सिद्ध करना है तो इन्हीं ट्राइंगल में लेंगे। और इसमें हम क्या जानते हैं कि जो एंगल ई है वो एंगल डी के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री है, ये तो हमको पहले से पता है, यहाँ पर हमको पहले से ही पता है ना कि एंगल ई और डी 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो एंगल हो गए। अच्छा, यहाँ पर एंगल डाल देंगे, ये एंगल हो गए। फिर एंगल ए जो है वो इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल लिख देंगे। भाई इस वाले चित्र में अगर हम, इस वाले चित्र में अगर हम देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों में ही तो ये एंगल ए मिल रहा है ना हमको, तो एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी, यानी इसमें भी एंगल ए है, इसमें भी एंगल है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो ये एंगल है, ये भी एंगल है। जब ये दोनों एंगल हमारे हैं, समरूप सिद्धांत सिद्ध करने के लिए हमको बस यही चाहिए होता है कि दो एंगल मिल जाए, या फिर साइड एंगल साइड मिल जाए, या फिर एंगल साइड एंगल मिल जाए, ठीक है, तो हमको यही चाहिए होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः ट्राइंगल ए ई सी समरूप है, किसके समरूप है, ट्राइंगल ए डी बी के, और किस समरूपता सिद्धांत से, वो लिखना पड़ेगा भाई, ये ए थे तो ए समरूपता से, समरूपता से। तो इस तरह के क्वेश्चन ना सिंपल होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो भाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें करना ही क्या होता है, इतना तो हमको दे ही रखा है, सिद्ध करने वाला भी हमको पता होता है, बस इतना सा ही तो सॉल्व करना है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है उसमें भी हमको पता होता है, एक लाइन तो ये हमको वही लिखनी होती है, जो लाइन ये जो सिद्ध करना होता है वो तो वही लाइन हमें लिखनी है। उसके बाद इसमें एंगल ढूंढने हैं, अगर एंगल नहीं मिल रहा है तो साइड एंगल साइड ढूंढिए, ठीक है। तो कई प्रकार की समरूपता कसौटी होती है, तो वो आप इसमें देखिए और सिद्ध करना है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ खास ये होता नहीं है, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये अड़ा वाला पार्ट है, और इसमें अड़ा वाला पार्ट क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें समांतर माध्य निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसमें प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई मेथड तो दे नहीं रखा कि नहीं हमें कल्पित माध्य लगाना है या पग विचलन लगाना है, कुछ जब बोला नहीं है तो हम इसमें प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, यहाँ लिख लेते हैं आंसर नंबर, ये अड़ा वाला पार्ट है इसका, ओके। और किसका है ये, 22 का, या फिर 2 मान के चलते हैं, जैसे आपको डालना हो 22 या 2, ठीक। तो ये अड़ा वाला पार्ट है, और इसमें क्या है, हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है, तो लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल, और यहाँ क्या वर्ग चिन्ह बनेगा, क्योंकि अगर हम समांतर माध्य निकालते तो वर्ग चिन्ह भी तो बनता है, तो यहाँ बनेगा वर्ग चिन्ह, फिर बारंबारता, बारंबारता, और ये एक्स आई होता है, ये एफ आई होता है, और यहाँ एक्स आई एफ आई होता है, ठीक है, ये बनेगा। तो वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और क्या 30 से 40, और 40 से 50। और जो बारंबारता है, बारंबारता ये वाला, ठीक है, ये हमको दिया है 5, यहाँ 12, यहाँ 25, यहाँ 10, और यहाँ क्या 8, ये हमको क्या दे रखा है, ये बारंबारता। अब वर्ग चिन्ह इसके बीच की संख्या, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 35 आ जाएगा, और यहाँ कितना 45 आ जाएगा। अब या तो इनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही निकाल लें, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा जोड़ घटाना हो जाएगा ज़्यादा। तो अब ये कैसे, 55 25, यहाँ 25 आ रहा है, 15 की 12 से, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, यहाँ 180 आ गया, 25 की 25 से 625 हो जाता है, 35 की 10 से करेंगे 350 हो जाएगा, 45 की 8 से करेंगे तो 48,
और 8 चौके 32, 32 4 36, तो ये आ रहा है। ठीक है, अब स्केल से इसको पहले कंप्लीट कर लें, फिर आगे करेंगे इसको। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इनका योग निकालना है। ठीक है, इसका योग, तो इसका योग क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसका योग सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसका योग मतलब इनको जोड़ना है हमको। ठीक है, सबको जोड़ना है। तो 5 5 10, उसका 0 1 कैरी हो जाएगा। अब 8 2 10 2 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24, 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे 6 1 7 3 10 3 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, तो यहाँ आ रहा है हमारा 1540। ठीक है, 1540। अब इसका भी सम निकालते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई का, इनको भी जोड़ लेते हैं। तो 25 25 में 5 जोड़ेंगे 30, डायरेक्ट जोड़ते हैं। 25 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, और यहाँ 12 और 8 मिला के 20 हुए, तो 40 में अगर 20 जोड़ देंगे 60। हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया कि 60 आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, समांतर मार्ग। कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रत्यक्ष विधि से हम इसको सॉल्व करें। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, ये। ठीक है, 1540, और एक्स एफ आई का मान है 60। कट कर देंगे इसको। फिर यहाँ 154/6, अब 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 तियाँ 6। ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो कितना आया 77/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। तो 5 15 पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेंगे 20, तो 6 18, तो 6 18, ये ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे, यानी कि ये अंक इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अंक इसमें बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 5 या 5 से जब बड़ी संख्या होती है तो इसमें एक अंक बढ़ जाता है। तो 25.67, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समांतर माध्य एक्स बार बराबर 25.7, 25.67। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब ये इसका चा पार्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो हमें इसमें से ना बहुलक निकालना है। हमें वर्गांतर दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो इसमें वर्गांतर और बारंबारता से ही काम चल जाता है। ठीक है, वर्गांतर हमें दिया है 1 और 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और यहाँ 9 से 11, ये हमको दे रखा है वर्गांतर। और बारंबारता हमें क्या दे रखी है, बारंबारता हमारे पास है 7, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ भी 2, और यहाँ 1, ये हो गई बारंबारता। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या है। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो इसको F1 कहेंगे। इसको F1 कहेंगे। इसके जस्ट ऊपर क्या F0 होगा, इसके जस्ट नीचे क्या F2 होगा। ठीक है, ये वाला F2 हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उसी के आगे वर्गांतर में जाएंगे। ये मिल गया हमें लोअर लिमिट। ठीक है, ये मिल गया हमें लोअर लिमिट। अब हमें सबके मान हमने निकाल लिए यहाँ पर, तो इसको पहले स्केल से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो जो हमें पता है कि L बराबर 3 है, बाई लोअर लिमिट 3 हो जाएगी, वो लिख लेंगे। फिर F0 7 है, F1 हमारे पास 8 है, और F2 हमारे पास 2 है, ये लिख लेंगे। और H इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, बहुलक वाला। तो क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हो गया बहुलक का फार्मूला, और मल्टीप्लाई में क्या H हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये L है, L की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 लिख देंगे, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना 7 है, F0 अच्छा F1 8 है। ओके, F1 8 है, और F0 7 है। ओके, अब यहाँ 2F1 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस F0, F0 तो 7 है, और F2, ठीक है, जो F2 है वो कितना 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 3 प्लस यहाँ 8 में 7 जाएगा 1, और 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ क्या, अब 8 तो नहीं, कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 16 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना 7 बचेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। इसको अब यहाँ इधर सॉल्व करते हैं। क्या कि 3 प्लस 2/7, तो 2 को पहले इससे डिवाइड कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो 7 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ 6 बचेगा, पॉइंट से एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 अट्ठे 56, यहाँ 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 पने 35, 5 बचेगा, फिर 7 सत्ते 49। बस 4 डिजिट तक काफ़ी है, इसके आगे नहीं निकालेंगे। तो 3 प्लस 0.2857 ऐसे लिख लेंगे।
अब इसको जोड़ देंगे आपस में तो क्या आएगा 3.2857, लेकिन इतना लंबा आंसर नहीं करेंगे। आंसर कहाँ करेंगे? आंसर में 2 या 3 डिजिट ही रखते हैं, इतना लंबा आंसर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर में हम क्या करेंगे 3 डिजिट ले लेंगे, 3 डिजिट काफ़ी है। ठीक है, 3 डिजिट काफ़ी है। तो 3 डिजिट के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे 3.28 और यहाँ कर देंगे 6, क्योंकि यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसमें 1 अंक बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बहुलक बराबर 3.286। ओके, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण बनाना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशन लिख रखी हैं। अच्छा, इनको और कैसे लिख सकते हैं? इनको 1/2 और यहाँ 1/x ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या 1/3 यहाँ इंटू 1/x प्लस 1/2 यहाँ 1/y इज इक्वल्स टू 13/16। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर ये 1/x इसको मानेंगे तो माना 1/x को a मान लेंगे। ठीक है, और 1/y को क्या d मान लेंगे। तो a और b हमने मान लिया है। यहाँ पर क्या 1/2 यहाँ क्या a हो जाएगा, यहाँ पर a रखना है तो यहाँ पर b रखना है, प्लस 1/3 तो यहाँ पर क्या रखेंगे b रखेंगे इज इक्वल्स टू 2 रख लेंगे। फिर 1/3 1/x की जगह फिर से a रखेंगे प्लस 1/2 और 1/y की जगह b रखेंगे, फिर 13/16। ठीक है, अब ये चाहे तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सीधे डायरेक्ट आप मानिए उसमें वैल्यू रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा a/2, भाई a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या b/3, b का 1 से मल्टीप्लाई तो b/3 इज इक्वल्स टू 2, कॉमा अब यहाँ पर क्या a/3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा b/2 और यहाँ कितना है 13/16। ठीक है, कुछ ऐसा बन के आ रहा है हमारे पास। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 और 3 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ 3a यहाँ 2b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब ये 3a और 2b तो ऐसे ही लिखा रहेगा और 6 की 2 से गुणा तो कितना 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, क्या 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 3 से, तो यहाँ 2a यहाँ 3b इज इक्वल्स टू 13/16 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू, ये जो 6 है ना, 6 यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13 गुणे 6/16। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो पहले इनको कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ 2 से 2 8 16 और 2 3 6, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू क्या 13 3 39/8। तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसको 39/8 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 को हल करेंगे, लेकिन अभी 1 और 2 सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 3a है, यहाँ 2b है। तो इस समीकरण को, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को, ठीक है, किससे 3 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को, इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। तो इस वाली समीकरण को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 3 6 6a हो जाएगा और 2 दूनी 4 4b हो जाएगा और 12 दूनी कितना 24। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना 3 दूनी 6 तो 6a हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 9b हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 और 3 3 9 9 और 2 11, तो यहाँ 117 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 8 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको क्या नॉर्मली हम घटा रहे हैं, यहाँ माइनस फिर यहाँ भी माइनस। ठीक, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। माइनस के 9 से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 बी बचेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस का 117/8 उसमें ये जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बटे में 1 मान लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का 5 भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर क्या 8 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। 117 की गुणा जब 1 से करेंगे तो वही रहेगा और 24 की गुणा 8 से हो जाएगी तो 8 चौके 32, 32 का 2 3 कैरी हो जाएगा, 8 दूनी 16 16 3 19। ठीक है, यहाँ माइनस का 5b इज इक्वल्स टू, अब 192 से 117 घटा लेंगे तो 12 में 7 गया तो 5 बचेगा और यहाँ 8 8 में 1 गया तो 7 बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा बटे में 8। अब जो ये 5 है, ठीक है, 5 यहाँ बटे में जाएगा तो b इज इक्वल्स टू क्या 75/8 इंटू 5, और जो ये माइनस है ना, माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस इस तरफ ले आएंगे। ठीक, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, यहाँ पर भी क्या 5 एकम 5 और 5 25, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू आ रही है -15/8। तो हमने b की वैल्यू निकाली है क्या माइनस की 15/8। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 में या 2 में किसी में वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो क्या यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं क्योंकि अभी और भी सवाल लगाना है आगे इसी में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या हमारे पास 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू कितना 12। तो 3a तो ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 2 इंटू बी, और b की जगह कितना लिखना है माइनस का 15/8 बराबर में कितना 12। तो यहाँ 3a, अब माइनस का 15 उसकी गुणा 2 से कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं 2 एकम 2 2 चौके 8, इसको कट कर लेते हैं सबसे बढ़िया। अब
ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस मिला के माइनस, और 1 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। भाई ये 1 कट करके आया था, 1 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, बटे में 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ बराबर में कितना 12 लिख देंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको हम यहाँ और इस तरफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं। क्या आया था हमारे पास 3a माइनस का 15/4 बराबर 12, कुछ ऐसा आया था। इसको लिखेंगे 3a बराबर 12, 15/4 जो यहाँ पर है, 15/4 ये वाला, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या 15/4, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 4, 12 की 4 से गुणा तो 12 चौके 48। ओके, मैंने गलत लिखा है। ठीक है, 12 चौके 48 और 15 एकम 15। तो यहाँ 3a बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ से 4, एक 5 और एक 6, 63/4। यहाँ से a बराबर 63/4, और जो ये 3 है, 3 भी यहाँ बटे में लिख देंगे। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, a बराबर 21/4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका a की वैल्यू। अब जो ये a की वैल्यू आई है, तो हमने जहाँ माना था ना, वहाँ पर वापस ये वैल्यू पुट करना है। हमने माना था 1/x = a, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 1/x = a। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो 1/x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, a की जगह क्या रखना है 21/4। ठीक है, 21/4 रखेंगे। तो अब यहाँ ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, मतलब अगर हम अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या 4 ऊपर हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा, तो ये 1 हटा देंगे। यहाँ क्या 4/21, तो एक आंसर तो आ रहा है हमारा 4/21। ठीक है, ये एक आंसर है 4/21। इसी प्रकार यहाँ मैं यहाँ कर दे रही हूँ। इसी प्रकार जो b की वैल्यू थी, ठीक है, अब b के लिए हमने क्या माना है 1/y = b माना है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/y = b। ठीक है, यहाँ पर b लिख लेंगे, तो 1/y तो ऐसे लिखा रहेगा, और b की जगह क्या लिखना है, ये माइनस का 15/8, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 15/8। सेम वही, इसमें भी अंश हर ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पर अंश नीचे हो जाएगा, हर ऊपर हो जाएगा, तो y/1, यहाँ क्या माइनस का 15/8। ठीक, तो फिर y बराबर तो फिर y बराबर क्या माइनस का 15/8। अब ये 1 यहाँ से हटा देंगे, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। बस दोनों आंसर आ गए, एक पास लिख देंगे क्या x बराबर 4/21, y बराबर माइनस का 15/8। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये 3 का अथवा पार्ट है, और अथवा में क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ये, और उनके परिमापों का अंतर, यानी कि जो वर्ग थे उनके जो परिमाप होंगे, उनका अंतर कितना है 12 मीटर है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें भुजाएं बताना है कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ग अलग अलग मान लेंगे, तो माना, ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर a, और दूसरे वर्ग की भुजा, उसको b मान लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा, उसको क्या b मान लेते हैं। ये पहले और दूसरे वर्गों की हमने भुजाएं मान ली। अच्छा, चाहें तो साइड में ना छोटा सा चित्र भी ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक पहला वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा a है। भाई जब ये a है, सारी भुजाएं a हो जाएंगी। फिर जो दूसरा वर्ग है, ठीक है, दूसरा वर्ग क्या है b है, तो सारी भुजाएं ही b हो जाएंगी। तो हमने ये दो वर्ग मान लिए, कोई वर्ग छोटा हो सकता है, कोई वर्ग बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमने दो वर्ग यहाँ पर मान लिए। अब बोला है कि जो वर्ग हैं, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो प्रथम यानी कि पहले लिख सकते हैं, या फिर ऐसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब पहले वर्ग की जो भुजा है वो a है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल तो यही होता है कि भुजा का स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और हमने इसको a माना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a²। इसी प्रकार दूसरे, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b², क्योंकि हमने इसको b माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b²। अब इन्होंने कहा है कि जो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है वो 117 है, यानी कि इसका और इसका योग 117 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार a² + b² = 117, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। अब दोबारा बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो परिमापों का अंतर किन के वर्गों के परिमाप, तो यहाँ पर निकालेंगे कि पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, इस परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणे a, मतलब 4a, तो ये पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4a। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या 4b। जब ये 4a है तो ये 4b, क्योंकि दूसरा वर्ग हमको लेना है। ठीक, अब इसमें कहा था कि उनके परिमापों का जो अंतर है वो 12 मीटर है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 12 मीटर है। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कि यहाँ से 4a माइनस 4b, तो 4a माइनस 4b = क्या 12 मीटर, ये बोला था। अच्छा, ये मीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 4, अच्छा इन दोनों से ना 4 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से a माइनस b बचेगा, और यहाँ क्या 12 आया,
फिर a माइनस बी बराबर यहाँ 12 और ये जो 4 है ये बटे में जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली है क्या 3 और ये प्लस b और ये, अच्छा इसको कुछ नहीं डालते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें ना ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। तो जहाँ पर a स्क्वायर है वहाँ पर ये पूरा लिखेंगे, क्या 3 प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। अब इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर a 3 है, b यहाँ पर क्या b ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या 117। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिला के 2b स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस यहाँ 2 3 6, तो 6b और यहाँ 117 ना इस तरफ जाते हैं माइनस में, तो माइनस का 117 बराबर 0। अब यहाँ से क्या 2b स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 6b ये भी लिख लेते हैं, तो 2b स्क्वायर 6b लिख लिया हमने। अब 117 से अगर हम 9 हटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 108। ठीक है, बराबर 0, ये बचा हमारे पास। अब इन सबसे ना 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ 3b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये 2 है ना, 2 यहाँ 0 के बटे में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। 3b माइनस 54 बराबर 0/2, मतलब क्या 0 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण हमारे पास बन के आई है क्या, b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो अब 54 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना 3 आ जाए। तो 18 तियाँ 54 होता है, 54 के गुणनखंड अगर करेंगे तो 18 गुणे 3, और इसके और फैक्टर करते हैं तो 6 तियाँ 18, यहाँ 3, तो अब 3 तियाँ 9 और 9 में अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 तियाँ 9 और 9 में 6 घटा लेंगे तो हमारा 3 आ रहा है, और इन सब की गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास ये 54 भी आ रहा है। ठीक, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास क्या, बी स्क्वायर प्लस, अब 3b की जगह क्या लिखना है 9 माइनस 3, तो 9b माइनस 3b माइनस 54 इज इक्वल्स टू क्या 0। इन दोनों से फिर इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो पहले इन दोनों से b कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा b प्लस 9। इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा b, फिर यहाँ, अच्छा यहाँ हमें 6 लिखना था, ओके हमने गड़बड़ किया। ठीक है, अब इन दोनों से 6 कॉमन लेना है, तो जब 6 कॉमन लेंगे 6 नाम 54 बराबर 0। ठीक, तो ये और यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये और ये जो है एक बार एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या b माइनस 6 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, यानी कि b बराबर -9, भाई ये 0 के बराबर होगा तब b बराबर -9, और यहाँ से b बराबर 6 आ रहा है क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, हमारे पास b की 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें जो b की वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव वाली लेंगे, हम ये वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे। जब हमारे पास b का मान आ गया तो जो समीकरण हमारे पास ये है, ठीक है, या फिर इसी में मान रख लेते हैं a का मान निकालने के लिए। तो a बराबर कैसे लिखेंगे 3 प्लस b, तो फिर a बराबर 3 प्लस यहाँ b की जगह हमें 6 लेना है, क्योंकि b की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर कितना 6 ले लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, तो बस a की वैल्यू 9 आ रही है और b की वैल्यू ये वाली 6 आ रही है। ठीक, तो भुजाएं क्या लिखेंगे, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 मीटर तथा 6 मीटर। ठीक है, या पहले 6 लिख सकते हैं बाद में 9, क्योंकि हमें ये तो बोला नहीं है कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 नंबर है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 60 मीटर ऊंची तो मीनार है, फिर जब मीनार की चोटी से देखते हैं तो जो एक मकान है उसकी छत के और आधार के जो अवनमन कोण है 45 और 60 है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि इसमें अवनमन कोण दिया हुआ है, मतलब जो वो मकान है वो छोटा होगा, क्योंकि मीनार यहाँ बड़ी है, अब फिर अवनमन कोण दिए हैं, इस वजह से ये क्या है, जो मकान है वो छोटा है। ठीक, तो मकान की ऊंचाई और मीनार की उससे दूरी याद करना है। तो पहले चित्र ही बना लेते हैं, यहाँ पर चित्र बनाते हैं यहाँ साइड में, 1 मिनट। तो यहाँ ये हमने मीनार मान लिया, ये कोई मीनार है, और मीनार को हम ए बी नाम दे देते हैं। फिर हमने मकान छोटा लेंगे, ऐसे ये हमने मकान छोटा ले लिया तो इसको नाम दे देते हैं सी डी। ठीक, अब क्या बोला है कि मीनार की छत, मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी तो यहाँ होगी, तो मकान की छत ये है, मकान की छत का जो अवनमन कोण मतलब ये वाला, ये 45 है, तो जब ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। ठीक है, फिर बोला है कि जो मकान का कि फिर बोला है कि जो मकान का आधार है, तो मकान का आधार तो ये है, ठीक है, ये मकान का आधार है ये वाला, तो ये मतलब इतना कोण, ठीक है, इतना कोण कितना है, ये हमारा 60 डिग्री, क्योंकि ये भी तो अवनमन कोण है, तो ये वाला 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी तो 60 डिग्री ही हुआ। ठीक, तो ये जो भवन है ना इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं, तो ये भवन है, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये भवन है, इसकी दूरी एक्स मीटर मान लेते हैं मीनार की,
मीनार की भवन से दूरी को x मीटर मान लेते हैं, ठीक। और ये हमको मीनार की ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। तो जब ये 60 है, इतनी इतनी h मीटर है, h मीटर, तो इतनी दूरी कितनी होगी? इतनी 60 माइनस h हो जाएगा, 60 माइनस h इतनी दूरी हो जाएगी। क्यों 60 माइनस h इतनी हो जाएगी? क्योंकि पूरी 60 है, इतनी h है भाई, जब ये h है तो ये भी h है, जब इतनी 60 है, ये h है, तो ये घटाएंगे ना, 60 में से h घटा देंगे इतनी दूरी, तो ये वाली दूरी निकल आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इस पॉइंट को ना ई पॉइंट नाम दे देते हैं। और जो हमको दिया हुआ है वो पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें क्या-क्या दे रखा है? हमें दिया हुआ है कि भवन, अच्छा पहले मान लेते हैं, दिया हुआ बाद में लिखेंगे। तो माना भवन की ऊंचाई बराबर क्या? h मीटर। ये भवन की ऊंचाई हमने मान ली, और मीनार से भवन की दूरी, मीनार से भवन की दूरी, इसको हमने क्या माना है? x मीटर, इसको हमने x मीटर मान लिया है, ठीक। और क्या? और हमें मीनार की ऊंचाई भी तो पता है, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई बराबर क्या? 60 मीटर, ये हमको दे रखी है पहले से, ठीक। हमें दो एंगल पता है, एंगल लिख लेंगे। कौन कौन से? बी डी ई। तो बी डी ई ये है 45 डिग्री। दूसरा एंगल पता है बी सी ए, ठीक है, दूसरा एंगल भी पता है कि एंगल बी सी ए कितना? 60 डिग्री। बस दो एंगल पता है हमको। अब हम क्या करेंगे? पहले एक एंगल लेंगे इसमें, पहले कोई एक एंगल लेंगे, तो हम पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला। तो किस त्रिभुज में? त्रिभुज बी सी ए में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी सी ए में, ठीक है। बी सी ए में हम जानते हैं कि tan 60 बराबर क्या? बी ए, ये पॉइंट ए है, तो बी ए बटे सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? tan 60 बराबर बी ए बटे में सी ए, ऐसा लिख देंगे। और tan 60 की वैल्यू होती है √3। बी ए और बी ए जो है हमारा वो 60 है भाई, बी ए पूरा यही तो है, तो ये 60 है, और सी ए एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से x यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर 60 अपॉन √3। अब एक काम और करते हैं कि जो √3 है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर 60 √3, तो ऐसे लिखा रहेगा। और यहाँ बटे में √3 की अगर √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 20 हो रहा है, तो x बराबर 20 √3। और ये इक्वेशन नंबर 1, या फिर ये कह सकते हैं कि तो दूरी निकल ही आई ना, x की जो दूरी पूछी थी ना, x का जो मान पूछा था कि भवन से मीनार की जो दूरी है x मीटर, वो तो हमारा पहला आंसर तो यहाँ पर आ गया, ठीक। अब और क्या पूछा था? मीनार की ऊंचाई, तो वो जो दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है, छोटा त्रिभुज, उसमें से निकालेंगे। कैसे? इस बार लेंगे कि त्रिभुज बी डी ई में, और उसमें कितना? tan 45, ठीक। तो त्रिभुज बी डी ई में, तो इसमें क्या? tan 45 बराबर, tan 45 बराबर क्या? बीई बटे डीई, ठीक है। तो यही लिखेंगे क्या? बीई बटे डीई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और बीई, अच्छा बीई की वैल्यू इसमें कितना रखेंगे? ये बी है, ये ई है। बीई की वैल्यू मैंने आपको अभी समझाया था कि 60 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो 60 माइनस एच बटे डीई, डीई जब ये एक्स है तो इसको भी तो एक्स से ही रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 60 माइनस एच बटे एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस एच बटे में एक्स, तो एक्स यहाँ ले जाएंगे, तो x बराबर 60 माइनस एच। अच्छा, x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल रखी है, ये क्या? 20 √3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 √3 बराबर 60 माइनस एच। अब h यहाँ ले आएंगे तो h पॉजिटिव बन जाएगा, अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 20 √3 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 60 माइनस 20 और √3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.732, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो h बराबर 60 माइनस, ठीक है। अब इन दोनों की क्या गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने का मतलब पहले तो जीरो लगा देते, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 सत्ती 14, और 2 एकम 2 और 1 3, तो जीरो पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो h बराबर, अच्छा इसको ना इसमें से घटा देते हैं, तो 60 में से 60 माइनस 60 माइनस नहीं, 60.00, ठीक है, 000, 60.000 में से क्या घटाएंगे? 34.640, ये घटाना है हमको। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 6 भाई, 10 में 4 गया 6, 9 9 में 6 गया तो 3 पॉइंट, अब यहाँ 9 9 में 4 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ कितना? 5 5 में 3 गया तो 2, 25.36 आ रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं 25.36, ठीक है। एच का मान क्या? 25.36 मीटर। अच्छा, ये जब आंसर हमने मीटर में निकाला है तो ये आंसर भी हमको मीटर में ही निकालना चाहिए था, ठीक है। एक रूल में दिया है, एक आंसर ऐसे दिया है, तो अगर आप एक आंसर पेपर में मीटर में निकालेंगे, दूसरा आंसर भी आप मीटर में ही निकाल देना, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं क्या ही चाहता है, उसको क्या ही चाहिए। तो इसको भी ना एक स्टेप और आप बढ़ा के लिख देंगे, क्या? कि x बराबर 20 गुणे 1.732, ठीक है, इसको भी आप एक स्टेप बढ़ा लेना यहाँ पर ही। तो यहाँ जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 34.640, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। फिर ये जीरो आप हटा देना बाद में, तो जो आंसर लिखना, आंसर में इतना लिखना, क्या?
की मीनार नहीं, भवन की, ठीक है, भवन की पूछा था ना, तो भवन की ऊंचाई बराबर 25.36 मीटर, तो ये हो जाएगा। और क्या लिखना था कि मीनार की भवन से दूरी, ठीक है, इसमें आप ऐसे लिखिएगा, पहले लिखिए 20√3, फिर इसी को लिखिएगा बराबर करके क्या कि 34.64 ऐसे लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को ना क्या चाहिए है ये पता नहीं होता है। तो मोर बेटर है पहले आप ये लिख दें, फिर उसके बाद ये लिख दें, ठीक है। 4 का अथवा पार्ट है और इसमें क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी कि जो खंभे हैं उनकी ऊंचाई समान है और 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, सड़क का कोई एक पॉइंट लेना है, वहां से शिखर के उन्नयन कोण, यानी दोनों खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। क्या बोला है कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं कि मान लिया ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, ठीक है, इसको कह लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, यहाँ ए और यहाँ बी। अब जो सड़क है आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं, तो एक खंभा ये और एक खंभा ये, ठीक है, और दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है, यानी कि अगर ये h मीटर है तो ये भी h मीटर ही होगा, ठीक है, दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है, ये कहा है इसने। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभे के अब कोई एक बिंदु ले लेते हैं, माना ये बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम देते हैं सी, ठीक है, ये बिंदु है सी। तो खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो इसको मान लेते हैं कि ये 60 है और इसको मान लेते हैं कि ये 30 है, ठीक है, ये 30 है और ये 60 है। अच्छा, अब देखिए इसमें इस दूरी को हम x मान लेते हैं, इतनी दूरी को x मान लेते हैं, तो फिर इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। क्यों 80 माइनस एक्स? क्योंकि ये पूरा 80 है। अगर इतनी दूरी x है तो फिर ये वाली दूरी 80 माइनस एक्स ही तो कहलाएगी, ठीक है। अब जो जो हमें पता है वो लिखते हैं, तो सबसे अच्छा इसको भी नाम देते हैं, ये ए बी सी, इसको d नाम दे देते हैं, इसको e नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो जो हमने माना पहले लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, माना खंभे की ऊंचाई या खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई बराबर क्या h मीटर, खंभों की ऊंचाई को हम h मीटर मान रहे हैं, ठीक। अब बिंदु C से A की दूरी x, तो लिख लेंगे कि बिंदु C से A की दूरी बराबर क्या x मीटर, और C से B की दूरी तथा C से D की दूरी बराबर में क्या, ये 80 माइनस x मीटर, ये लिख लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ 2 एंगल पता है, कौन कौन से, एक तो DCA, ये वाला एंगल पता है ना DCA, तो लिखेंगे एंगल DCA कितना 30 डिग्री, और दूसरा एंगल ECB पता है हमें, तो एंगल ECB बराबर क्या 60 डिग्री। 2 एंगल हमें पता है। अब किसी एक ट्राइंगल में पहले लेंगे, तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ADC या फिर CDA, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, तो ADC में, ठीक है, ADC में हम क्या जानते हैं कि tan 30 बराबर DA बटे AC, भाई ये लंब है और ये क्या आधार है, तो tan 30 बराबर DA बटे AC। तो क्या लिखेंगे tan 30 बराबर क्या DA बटे AC, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। DA और DA जो है इसको हमने h माना है, तो ये h, और जो ये AC है AC को x, तो यहाँ x लिखेंगे। अब x यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, x यहाँ ले जाएंगे और √3 यहाँ और x यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा √3h, ठीक, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, ठीक, इसमें भी ले लेंगे क्या पुनः त्रिभुज ECB में या फिर BCE में, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCE में, और BCE में हम क्या देखेंगे कि जो tan 60 है वो किसके इक्वल है EB बटे CB, बस यही लिखेंगे क्या कि tan 60 इज इक्वल्स टू EB अपॉन CB, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, और EB तो h लेना है क्योंकि खंभे की ऊंचाई तो h है ना, और CB हमको लेना है 80 माइनस एक्स, ठीक है, CB की जगह 80 माइनस एक्स चाहिए, 80 माइनस एक्स ही तो यहाँ लिखा है हमने, बस वही रख देंगे। अब 80 माइनस एक्स यहाँ √3 से क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 मल्टीप्लाई में 80 माइनस एक्स बराबर h। अब जो ये x है, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे, और x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है √3h, ठीक है, √3h निकाली हुई है, तो यही लिखेंगे यहाँ पर, तो √3 यहाँ 80, यहाँ क्या √3h बराबर h, √3 की मल्टीप्लाई पहले 80 से करेंगे, फिर √3h से करेंगे, तो क्या लिखेंगे 80 √3, पहले √3 की 80 से कर लिया, अब √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये h ऐसे ही लिखा रहेगा यहाँ पर h, फिर यहाँ पर क्या 80 √3 बराबर ये क्या है h लिखा रहेगा, और जो ये 3 है ना माइनस का 3h, ये जब यहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का √3h, ठीक है।
तो यहाँ 1 और यहाँ 3, भाई यहाँ 1h यहाँ 3h, तो कितने हो गए 4h। अब यहाँ 80√3, तो फिर जो ये 4 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो 80√3/4 इज इक्वल्स टू h। 4 दूनी 8, यहाँ 20। ठीक है, तो फिर h बराबर कितना हो जाएगा 20√3। जो h की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 20√3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, और हमें खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो बिंदु है ना यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दोनों हमको दूरियां बतानी है। ठीक है, तो अब जब हमारा h का मान आ गया है तो जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर √3h। तो x बराबर √3h और h की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या 20√3। तो x बराबर, ये 20 तो ऐसे लिखा रहेगा, √3 मिला के 3, तो मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ से 60 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 60 आ रही है। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है वो 60 मीटर है। ठीक है, ये 60 मीटर है, और जो ये वाली दूरी होगी ये कितनी 20 मीटर होगी। अच्छा चित्र ना थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए था यहाँ से, या फिर इसको 30 मान लेते, इसको 60 मान लेते, वैसे ये भी ठीक है। तो एक दूरी तो आ गई 60 मीटर। ठीक, और जो दूसरी दूरी आएगी, अब यहाँ देखिए, तथा दूरी क्या CB। तो CB बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, 80 माइनस x हो जाएगा। तो CB बराबर क्या, यहाँ से 80 में से जब 20 घटाएंगे, भाई x की जो वैल्यू है, अच्छा x की वैल्यू 60 है, ये x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 60 है, तो यहाँ x की जगह 60 लिखेंगे। ठीक है, तो CB बराबर कितना 20 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी आ रही है 20 मीटर, ये वाली दूरी आ रही है 60 मीटर। ठीक, तो यहाँ आप सारे के सारे आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले क्या पूछा था, खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर आ रही है 20√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया खंभे की ऊंचाई। अब बिंदु या बिंदुओं से, ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदुओं से दूरियां। ठीक है, और इसमें दो दूरियां आएंगी, बिंदुओं से दूरियां बराबर 20 मीटर, 60 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंदुओं नहीं, बिंदु से, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो एक है ना, इस एक पॉइंट से दूरी बतानी थी। तो बिंदु से दूरियां, या फिर बिंदु से खंभे की दूरियां, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि बिंदु से खंभे। ठीक है, यहाँ खंभे और बढ़ा लेंगे, बिंदु से खंभे की दूरियां, एक से 20 मीटर है, दूसरे से 60 मीटर है। ये आंसर हमें दिखाना है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये चौथे का अथवा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, चौथे का ये जो अथवा पार्ट, इसका जो आंसर है h तो सही दे रखा है, पर जो दूरियां है ना, यहाँ पर दो दूरियां दे रखी होनी चाहिए थी, यानी कि x बराबर 20 मीटर और x बराबर 60 मीटर। ठीक, यहाँ पर दो दूरियां दे रखी होनी चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ एक दूरी दी है, तो यहाँ पर दो दूरियां ही लिखनी है आपको। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं है, उसको 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो पहले एक व्यास 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं बना लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा 3 मीटर व्यास है। ठीक है, ये इतना, ये पूरा 3 मीटर का व्यास है, और ये जो ऊंचाई है ये 14 मीटर है। तो ये ऐसे कुआं बनाया गया है। ठीक है, कुएं को खोदा गया है। खोद कर क्या किया गया है कि इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो मिट्टी निकलेगी उसको इसके चारों ओर, कुएं के बाहर बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार वलय बना देंगे। तो वृत्ताकार वलय हम मान के चलते हैं कुछ इस तरह की बनी हुई होगी, कुछ ऐसे वृत्ताकार वलय बनी हुई होगी, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये अब ये अच्छा और ऐसे चिपका के बनाएंगे इसमें। ठीक, तो जो ये है इतना, ये 4 मीटर है। जब ये 4 मीटर है, अगर हम यहाँ से नापना चाहें तो ये कितना है, ये तो 3/2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिज्या है। भाई यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, भाई ये पूरा व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो त्रिज्या है 3/2। तो अब इस पूरे की, ठीक है, अगर इस पूरे को नापना चाहें तो ये होगा 3/2 + 4, यानी कहने का मतलब कि 4 दूनी 8 3 11, 11/2। ये पूरा हो जाएगा 11/2। ठीक है, तो 11/2 उसमें से ये इतना घटा देंगे, इतना क्या है 3/2, तो ये 3/2 इसको जब घटाएंगे ना तब ये इतने का निकल के आएगा। ठीक है, ये इतने भाग का वृत्ताकार वलय का निकल के आएगा। तो हमें बस इसी को निकालना है, कैसे करेंगे। अच्छा, इसको देखिए, सबसे पहले जो जो हमें दिया, जो ये बेलनाकार भाग है ना, वही लिखेंगे, क्या कि बेलनाकार कुएं की ऊंचाई, बेलनाकार कुएं की ऊंचाई बराबर कितनी है 14 मीटर, और बेलनाकार कुएं की ऊंचाई हो गई, और बेलनाकार कुएं की त्रिज्या। तो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हम सीधे लिख लेते हैं 3/2 मीटर। ठीक है, ये हमने त्रिज्या लिख ली 3/2 मीटर। अच्छा, अब एक चीज, ये जो वृत्ताकार वलय है, एक प्रकार का ये भी तो बेलन ही तो है, एक प्रकार का बेलन ही तो है, तो इसमें दो बेलन है। ठीक है, इसमें दो बेलन है, एक ये बाहरी बेलन है और एक ये आंतरिक बेलन है। ऐसे करके जो वृत्ताकार वलय बनाई गई होगी, तो इसका मतलब एक ये बाहर वाला बाहरी बेलन है, तो उसकी त्रिज्या यहाँ से नापेंगे, और एक ये आंतरिक बेलन है, उसकी त्रिज्या यहाँ से नापेंगे। ठीक, तो अच्छा, इस वाला जो बेलन है इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। ये जो बेलन, बेलनाकार ही तो वलय होती है भाई, वलय में थोड़ी ऊंचाई भी तो होती है, तो उसकी भी त्रिज्या निकालना है हमको।
तो क्या लिखेंगे कि वृत्ताकार वलय, इसको माना लिख लेते हैं कि माना वृत्ताकार वलय की ऊंचाई, वृत्ताकार वलय की ऊंचाई बराबर क्या h, ठीक है। और क्या, वृत्ताकार वलय की, वृत्ताकार वलय की बाह्य त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या, इसमें दो त्रिज्याएं काम करेंगी, मैंने आपको बताया ना, एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या काम करेगी और एक यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका भी तो नापेंगे। तो जो बाहरी त्रिज्या है वो 11/2 मीटर, ये ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया कैसे, 3/2 ये है और ये 4 है। 3/2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/2, तो ये 11/2 मीटर। अब क्या, वृत्ताकार वलय की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, ये 3/2 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये वृत्ताकार वलय है ना, इसमें ये वृत्ताकार वलय का कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये वृत्ताकार जो वलय है इतने इतने का कैसे निकालेंगे, तो बाह्य त्रिज्या वाले क्षेत्रफल आयतन से, बाह्य त्रिज्या वाले आयतन से आंतरिक त्रिज्या वाला आयतन घटा देंगे तो वृत्ताकार वलय का आयतन निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्ताकार वलय का आयतन, वृत्ताकार वलय का आयतन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, ठीक है। आंतरिक आयतन, तो बाह्य आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसको ना R1 या R2 मान सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये R1 है, इसको मान लेते हैं ये R2 है, और जो ये वाला है ये R है, इसको हम ये R मान के चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये R1 हो गया, ये बाहरी आयतन होगा, आंतरिक आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर, ये R2 हो गया, ये H हो गया। इन दोनों से पाई और H कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इसका मान भी यहीं पर रख लेते हैं। तो H तो हमें निकालना ही है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। भाई ये बाह्य आयतन, ये आंतरिक आयतन, आयतन तो वही होता है ना बेलन का, तो बेलन का आयतन ही लगाएंगे। यहाँ से पाई और H कॉमन ले लेंगे और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचेगा हमारा। फिर R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 11/2, ठीक है। ये 11/2 लिखेंगे, ये वाला 11/2, और ये कितना है 3/2, तो बाह्य आयतन, अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे, ये ऐसे है माइनस यहाँ 3/2, इसका भी ऐसे स्क्वायर कर देंगे, कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये इतना, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं, पाई एच, यहाँ 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये कुछ ऐसा बन रहा है। और सॉल्व करते हैं पाई एच, तो यहाँ से क्या 4 4 तो एलसीएम हो जाएगा। अब 121 माइनस 9, अब जब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को जब घटाएंगे तो घटा के आएगा 112/4। पाई एच पीछे लिख लेते हैं, इसको जब, इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, यहाँ 28 पाई एच आ रहा है। तो कह सकते हैं 28 पाई एच, या पूरा 4 से भी कट हो रहा था, ठीक है, 4 से भी कट हो रहा था, 4 4 दूनी 8 और 3 हो जाएंगे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 से भी हो रहा था, 2 से भी कर सकते थे, ओके। तो ये तो हमारा आ गया, जो ये वृत्ताकार वलय, ये जो वृत्ताकार वलय है ना, इसका आयतन आ गया अब। तो वृत्ताकार वलय का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, ये बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कि वृत्ताकार वलय का आयतन, वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। तो वृत्ताकार वलय का आयतन तो हमने अभी भी निकाल के रखा है, क्या 28 पाई एच माइनस, और बेलनाकार कुएं का आयतन, ठीक है, वृत्ताकार वलय का आयतन प्रश्नानुसार, अच्छा यहाँ बराबर का निशान लगेगा, ठीक है, माइनस नहीं भाई, माइनस थोड़ी ना होगा, वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर बेलनाकार, तो यहाँ बराबर लगा देंगे, और बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलन के लिए भी तो वही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए हमने आर ही माना हुआ है, ठीक है। एच का मान 14 है और आर का मान 3/2 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू लिखेंगे। अच्छा पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, फिर 28 लिखा रहेगा एच, और यहाँ आर स्क्वायर, तो आर का मान है 3/2, 3/2 को 2 बार लिख लेते हैं भाई, आर स्क्वायर है 3/2 है, तो 2 बार लिख लिया हमने। और एच, एच की वैल्यू 14 हमें दे रखी है, तो यहाँ से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये यहाँ से बराबर पे अगर हैं तो कट हो सकते हैं, तो काट देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या, 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, और 4 की 2 से गुणा करेंगे, तो या ऐसे करते हैं कि 2 यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ एच अकेला हो जाएगा, ठीक है, तो एच छूट जाएगा ना, एच की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ क्या 3 3 9 और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये 8 हो जाएंगे। अब 8 को इसमें कर देंगे भाग, तो जब 8 को भाग करेंगे 9 से, तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, तो 8 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 40, 5 आ जाएगा। यहाँ 1.125, बस ये कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास एच का, यानी कि जो वो ऊंचाई आ रही है ना वृत्ताकार वलय की ऊंचाई, यही तो कुछ पूछा था कि बांध, इस बांध की ऊंचाई, वृत्ताकार वलय, या फिर लिख सकते हैं वृत्ताकार वलय के बांध की ऊंचाई, बांध की
ऊंचाई, तो क्या है h बराबर 1.125 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका अथवा पाठ है। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें खोखला गोला है जिसका आंतरिक व्यास 4 और 8 है। जब व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या जो है आंतरिक त्रिज्या 2 और बाह्य त्रिज्या 4 हो जाएगी। ठीक, फिर उसको पिघलाकर शंकु बनाया गया, यानी कि गोले को पिघलाया गया और शंकु बनाया गया। तो गोले का जो आयतन होगा, खोखले गोले का आयतन, यहाँ खोखले गोले का आयतन लगाएंगे तो खोखले गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बस h पहले h निकल आएगा। जब h निकल आएगा तो l और वक्र पृष्ठ दोनों ही निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई मानते हैं बराबर h, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर l। तो h और l माना है हमने। यहाँ लिखना है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर। ठीक है, इनको हमने h और l माना है सेंटीमीटर में। अब गोले या खोखला गोला लिख लेते हैं। तो खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या को हम R2 मानते हैं। तो R2 है हमारे पास, कितना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 लिखा है, 4 का आधा 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या, यहाँ बाह्य लिखेंगे, यहाँ त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या R1, और R1 क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या पता है, वो भी लिख लेंगे, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या है, इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, शंकु की त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। जो आर है वो भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास दिया है 8, तो फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन और खोखले गोले का आयतन। ठीक है, क्या होता है, देखिए पहले शंकु का आयतन तो सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खोखले गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है ना, ठीक है, वहां आर की जगह पे क्या लिखते हैं, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, भाई पाई 4/3 पाई, और आर क्यूब होता है, लेकिन जब खोखला गोला होता है तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा है, आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ बचा है 4, और यहाँ R1 की घात 3, और यहाँ R2 की घात 3, कितना बचा है इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले R, और R का मान है 4। ठीक है, R का मान कितना 4 है, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ h है, h लिख देंगे बराबर 4, तो ऐसे लिखा रहेगा। R1 की घात 3, और R1 जो है हमारे पास इसमें ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, और R2 क्या है, 2 है। तो यहाँ 4 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 बाहर है और यहाँ पर 4 की घात 2 है, तो एक 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक ही 4 बचेगा, 4 गुणे h, यहाँ वाला 4 खत्म हो जाएगा। 4 की घात 3, तो 4 चौके 16 चौके 64, और यहाँ कितना 2 दूनी 4, दूनी 8, तो यहाँ 8 बचेगा। अब यहाँ से h बराबर 4 तो अभी लिखा रहने देंगे। अब हटाएंगे, 14 में से 8 गया तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 5, 56 हो जाएगा। तो h बराबर 56/4, 4 बटे में आ जाएगा, तो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, तो 14 सेंटीमीटर, तो ये h आ रहा है। h बराबर क्या आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें h नहीं निकालना था, हमें l निकालना है। तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √h² प्लस r² करके निकालते हैं। तो h² का मतलब क्या, 14 का स्क्वायर, और r² r का मतलब हमें 4 लेना है, 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, तो हमें 4 लेना है, 4 लेके करेंगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, तो 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12, 9 1 10 और 11, और यहाँ 212 हो गया ये। अब 212 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 212 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो, और यहाँ 106 और यहाँ 5 3 53 आ रहा है, तो कुल मिला के कुछ इतना आ रहा है। तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं, 212 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 53। ठीक है, तो यहाँ से दो बार है, जोड़ा बन रहा है, एक तो बाहर निकलेगा, एक एक खत्म, यहाँ केवल 53 बचा। तो जो L आ रहा है, L का मान आ रहा है 2, ठीक है, √53 सेंटीमीटर, L का मान तो ये आ रहा है। और हमें क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ से, शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तो पाई का मान दे रखा है। अच्छा, पाई का मान नहीं दिया और आंसर हमें पाई में ही निकालना है, तो पाई को पाई लिख देते हैं। भाई बड़ा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो पाई का मान अब नहीं रखेंगे यहाँ पर। आर का मान 4 है, और एल की वैल्यू ये है क्या, 2।
रूट ऑफ 53, तो इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 4 कितने हो गए 8, तो 8 पाई और ये रूट 53 यहाँ लिख देते हैं, या फिर ये पाई पीछे लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बातें। ये आंसर आ रहा है हमारे पास, तो अब सब आंसर लिखेंगे क्या, एच का मान आया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एच यानी कि ऊंचाई, सीधे सीधे लिख सकते हैं ऊंचाई, ठीक है, या फिर लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, पूरा ही लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। उसके बाद क्या लिखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना आया था 253 सेंटीमीटर, और क्या शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ हमारे पास क्या निकल के आया था 8 पाई रूट ऑफ 53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वक्रपृष्ठ हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे लगाया हुआ है ना, यहाँ पर जो ये आपने, ये जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर क्या बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था कि वृत्ताकार वलय का आयतन, तो यहाँ ये भी कह सकते थे कि खोखले गोले का आयतन, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं था कि खोखला गोला है ये, ठीक है, यहाँ बांध के रूप में बनाया गया, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझाया था। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर हम ये भी लगा सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हम ये लगा सकते थे कि वृत्ताकार वलय का आयतन या फिर खोखले, ठीक है, खोखले बेलन का आयतन, तो वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर में पाई, ठीक है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि पाई R1 स्क्वायर एच माइनस ये, डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं था कि खोखला गोला है या क्या है, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक ये एक बार बेलन बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक और बेलन बनेगा, इस वजह से मैंने आपको ये इस तरह से समझाया था। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से भी मान रखते तो भी आ जाता, लेकिन वही बात है कि R1 की वैल्यू आपको ये यहाँ से यहाँ तक ही लेनी है भाई, ये 4 और ये 3/2, तो 11/2 ही लेनी थी इसमें, ठीक है, और ये जो R2 लेना था, R2 आपको इतना ही लेना था, इस वजह से मैंने आपको इस तरह से समझाया था ये, ठीक। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज, कि ये जो ये चल रहा है हमारा क्या, सेट 7, ठीक है, सेट 7 का ईबी सेट चल रहा था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कौन सा सेट चाहिए है कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं फिर वही वाला सेट आपको लगा दूंगी, ओके।